नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के। दो बड़े मुद्दे हैं जिनमें एक तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नरेंद्र मोदी जी की अगली चाल, इसमें कितना झोल है, कितना गोल है, कितना माल है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात, आरएसएस का एक और मास्टर प्लान नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने के लिए, इन दोनों बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो इन एक दो दिनों में घटी हैं। मेरे दोस्त, सोशल मीडिया से आपको समाचार मिलता ही होगा, राष्ट्रवादी पत्रकारों का वीडियो आप देखते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, देखता हूं कि आप देखते हैं, यानी सब कुछ आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारों की आंखों से देख भी रहे हैं। उनके उससे हट करके उसके पीछे की बात आप तक लाने की कोशिश करता हूं, यह मेरी कोशिश होती है। उन्हीं में से कुछ, जैसे मैंने कहा कि दो मुख्य मुद्दे आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे मुद्दे, जैसे नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाकर के वार रुकवा करके आ गए। ठीक है, यह व्यंग है। वार बदस्तूर जारी है और तेज हो गया है यूक्रेन और रूस के बीच में। हां, हमें अगर कुछ मिला है नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने से, तो रूस से थोड़ी और दूरी बढ़ गई है। रूस हमारा पारंपरिक दोस्त हुआ करता था नरेंद्र मोदी के पहले। अब तक लगभग 70 सालों में यही स्थिति रही कि भारत अपने पारंपरिक दोस्त रूस से अपने संबंध को बनाए रखा। रूस एक ऐसा देश है जो हमारे सबसे बड़े और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ था। खास करके आज जिसके कदमों में भारत को नरेंद्र मोदी ले जाकर डाल दिए हैं, यानी अमेरिका, उसके खिलाफ रूस हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया था। वरना 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच जो हो रहा था, उसका परिणाम कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि अमेरिका की कोशिश यही थी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर के लड़ने के लिए आ रहा था हमसे, लेकिन रूस के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। खैर, हम धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से इस देश में सरकार बनी है, मैंने बहुत बार इस बात को अपने वीडियोस में बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, थोपे हुए प्राइम मिनिस्टर भारत पर हैं। असल में वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं ही नहीं, वो अमेरिका और चीन के सीईओ हैं। दोनों को नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अब तक कितने फायदे हो चुके हैं, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं, अगर हल्के फुल्के अंदाज में भी आप देखें, अगर साधारण तरीके से भी आप देखने की कोशिश करें, गहराई तक ना जाएं, तो भी आपको दिख रहा होगा कि हम अमेरिका के बहुत करीब जा चुके हैं। यहां तक कि आप जानते हैं, चीन के सामने लाल आंखें दिखाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी चीन के सामने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में लेटे हुए हैं। वो भी आप देख रहे हैं। उनके ही वित्त मंत्री ने, पता नहीं विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने कहा था कि चीन एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके सामने हम क्या कर सकते हैं। खैर, ये नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ही कर सकती है, कह भी सकती है। मोदी की नीतियां ऐसे रही हैं जहां हम अपने आसपास के सारे देशों से दूर हो गए हैं। भले ही वो देश छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारे पारंपरिक दोस्त और पड़ोसी हैं, थे, अब नहीं रहे। पड़ोसी तो हैं, लेकिन दोस्त नहीं रहे। अगर दुश्मनी नहीं कर पा रहे हैं, दुश्मन नहीं है, तो आज दोस्त भी नहीं है। और वो सबके सब, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे और छोटे छोटे देश हो, भूटान हो, ये हो, मालदीव हो, सबके सब चीन के करीब जा चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी की विदेशी
पॉलिसी या कूटनीति का नतीजा है। उसी में एक और नया परिणाम जुड़ गया। नरेंद्र मोदी ये तो अपनी गोदी मीडिया से, यानी सुपारी मीडिया यानी डाबर मीडिया से ये कहलवा सकते हैं कि 45 साल 50 साल में वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन गया, पोलैंड गया, जो भी, लेकिन वो उसका नुकसान कितना हुआ इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और नुकसान यही हुआ कि हम रूस से और दूर होते चले जा रहे हैं। रूस की नजदीकियां चीन से भी बढ़ रही हैं, रूस की नजदीकियां पाकिस्तान से भी बढ़ रही हैं, रूस की नजदीकियां और हमारे आस पड़ोस के देशों से बढ़ रही हैं जिनसे हम दूर हो चुके हैं। यह रहा मेरा अपना विचार नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा पर। वैसे नियमानुसार इस समय नरेंद्र मोदी को यूक्रेन जाना ही नहीं चाहिए था, कोई काम नहीं था, सिर्फ शोबाजी करने गए थे, नाटक करने गए थे, नाटक करके आ गए। उनकी गोदी मीडिया वार रुकवाने का जितने प्रोपेगेंडा पहले भी चलाती थी अभी भी चला रही है। तो दोस्तों इस बात को यहीं छोड़ते हैं। एक और बात, ई कॉमर्स से आएगी तबाही। ये शायद विदेश मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं ये तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ने बड़े तल्ख अंदाज में, बड़े सख्त लहजे में बात कही कि ई कॉमर्स के जरिए भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, भारत में नौकरी नहीं रहेगी, भारत में जॉब नहीं रहेगा, भारत, बहुत सी चीजें कही। यानी उनका लक्ष्य ई कॉमर्स के विरोध में है और उनका लक्ष्य खास करके अमेजॉन या और दूसरी कंपनियां जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन पर वो ऐसा कहना चाहते थे, बात ई कॉमर्स की कर रहे थे। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल पूछा जाए कि आज ई कॉमर्स, अमेजॉन और दूसरी और भी बहुत सी कंपनियां, पता नहीं फ्लिपकार्ट भी अब अमेजॉन ने खरीद लिया है, और वैसे भी अलीबाबा चाइना की कंपनी, अमेजॉन, इन सब की साझेदारी है आपस में। ये होने दीजिए। बात यह है कि आज अगर सतही तौर पर देखा जाए, बाजार में अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा, अगर छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को या छोटे छोटे रेहड़ी खुमचा ठेले वालों को कोई नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा, तो वो हो रहा है रिलायंस की कंपनी जियो मार्ट से। आप बाजार में पता कर लीजिए, देख लीजिए। इसी तरह की भारत की और भी एक दो कंपनियां हैं जो बाजार में अपने आप को प्लेयर बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर ई कॉमर्स से नुकसान ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी इसी का समर्थन करते हैं कि ई कॉमर्स से भारत का बाजार तहस नहस हो जाएगा। हमारा पारंपरिक बाजार जो है, पारंपरिक दुकानें, हमारे आसपास की दुकानें, हर तरह के, जैसे मेडिकल में हुआ, वहां भी ये कंपनियां ई कॉमर्स के जरिए बहुत सी कंपनियां पहुंच गई हैं, उनमें तो सभी लगभग भारतीय हैं। खुदरा बाजार हुआ जहां तेल, धनिया, नून, नमक वगैरह से लोग लेते हैं, वो भी वहां रिलायंस जियो मार्ट है। दूसरी ओर डी मार्ट या बहुत सी कंपनियां हैं जो मॉल्स और फिर ई कॉमर्स के जरिए लोगों के घरों तक पहुंची हैं। यहां तक कि लोग अब कच्चा, मतलब धनिया और टमाटर और पुदीना और लहसुन, आलू, प्याज सब इन्हीं कंपनियों से खरीद रहे हैं ऑनलाइन और घर पहुंचाकर मिल रहा है। नुकसान पीयूष गोयल को यह कहना चाहिए था कि उनके अपने नरेंद्र मोदी के मित्रों से ज्यादा है जितना कि विदेशी कंपनियों से। हां, ई कॉमर्स के पक्ष में नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन पीयूष गोयल की बात जो आधी उन्होंने कही, पूरी कहनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के मित्र भी, जिस तरह से अमेजॉन पूरे देश के बाजार को खत्म कर रहा है, पारंपरिक बाजार को खत्म कर रहा है, उसी तरह से देसी कंपनियां भी देसी लोगों को, छोटी मछलियों को खा रही हैं, यानी दो छोटे मोटे व्यापारियों को निगल रही हैं। और आपको पता ही होगा इस बात का कि आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह के टेंडरिंग सिस्टम की बात जब करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुजराती ही मिलेंगे जो टेंडर ले रहे हैं और बिजनेस करवा रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, कोई और नहीं। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में आप देख लीजिए। कहने का मतलब
पीयूष गोयल को समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर इस देश को खतरा है किसी भी बाजार को और किसी भी मुद्दे पर और किसी भी तरह से, तो वो है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के अपने मित्रों के द्वारा इस देश को खतरा है, अंडानियों अंबानियों जैसे लोगों के द्वारा। यह रहा पीयूष गोयल का जवाब। दूसरा रहा कि आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के पूरे दिमाग को हाईजैक कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी वही बोल रहे हैं, वही बोल पा रहे हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, या राहुल गांधी बोलने की परमिशन दे रहे हैं या बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सिर्फ मजबूर बोलने के लिए ही नहीं, काम करने के लिए। भले ही उसमें सातिराना चालें चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन और उसी का नतीजा है वो नया पेंशन स्कीम जो लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इसी तरह से आपने देखा कई मामलों में उन्हें, जैसे ब्रॉडकास्ट बिल हुआ, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हुआ, इन सब बहुत से मुद्दे ऐसे सामने आए जहां नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा या अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा, या दूसरे तरीके से राहुल गांधी जो करना चाहते हैं दूसरे नामों से, दूसरे तरीके से नरेंद्र मोदी को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह है बदलाव, यह है बदलाव राजनीति में नरेंद्र मोदी के अंदर जो राहुल गांधी लाए हैं, यानी मैप रीडिंग, नरेंद्र मोदी के माइंड रीडिंग और माइंड जैकिंग कह सकते हैं, राहुल गांधी ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है अपने हाथों में। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। रही बात, आपने यह भी देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ अभी नहीं जुड़ी हैं बहन मायावती, लेकिन बहन मायावती को भी छोड़कर उनके कैडर, उनके कार्यकर्ता नीला झंडा लेकर राहुल गांधी का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। यह है हवा आज के राजनीति की, अगले प्रधानमंत्री के स्वागत की। यह निश्चित हो गया है और यह सामने आ चुका है कि राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यह शुभ काम नरेंद्र मोदी ही करेंगे। खैर, यह तो आगे सामने देखा जाएगा। दूसरी कुछ छोटी बातें, हां, अमित शाह ने राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर में जाकर बयान देने, चुनाव लड़ने की घोषणा करने, या फिर फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार से गठबंधन करके जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ने पर काफी तिलमिलाए और 8-10 सवाल झोंक डाले, बहुत से आरोप लगाए दोनों पर। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी और फारूक अब्दुल्ला पर भी। यह बात भूल गए कि वहीं जिसको सबसे ज्यादा क्रिमिनल कहा करते थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके साथ यानी पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई और सरकार चलाई भी, शायद 2 साल 3 साल, जो भी, एक दिन के लिए भी, लेकिन बनाए ना, दोस्ती किए ना। कहने का अर्थ यह है कि दूसरा, अपने सारे कुकर्म भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को नहीं दिखाई देते, और वो दूसरों, खास करके राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए राहुल गांधी के हर निर्णय पर कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कहकर खुद ही फंस जाते हैं, कह नहीं पाते। अब सेकेंड लास्ट, सबसे अंत में आपको बताऊंगा कि आरएसएस का अगला मास्टर प्लान क्या है नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटने करने के लिए। और ये कहा नहीं जा सकता, मैं जानता हूं मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे, ऐसा मैं कई बार बता चुका हूं आपको, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि वादे करने के बाद भी जब नरेंद्र मोदी मुकर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, अपनों को ही ठग लेते हैं, ठग देते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सूचनाएं जो आती हैं अंदर से वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जो बातें हो रही हैं, चल रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो बने। और ये तो आप समझते होंगे हमारे बातों से कि हम एक दिन भी नरेंद्र मोदी को एज ए प्रधानमंत्री बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी उठें, चाहे जो समय हो, इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी उठें, टीवी पर आए और घोषणा कर दें कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। खैर, उनका इस्तीफा भी तय है, उनका जाना भी तय है, राजनीतिक रूप से उनका पतन भी तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। खुद भी ना अडानी, ना अमेरिका, ना चीन, नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बचा सकता। इधर उल्टे नरेंद्र मोदी अब अडानी को भी नहीं बचा सकते। रही बात चीन और अमेरिका की, वो हमारे मित्र कभी नहीं थे, यानी भारत के मित्र कभी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। उनसे हम थोड़ी दूरी बना करके, यानी जो नेतृत्व आगे आएगा उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रहेगा और देश को संभालेगा। अब आते हैं मेरे दोस्त सेकेंड लास्ट पॉइंट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर। सबसे पहला झोल तो यही है कि स्कीम लागू होगी अप्रैल 2025 में। ध्यान से सुनिएगा, तब तक नरेंद्र मोदी सरकार में ही नहीं रहेंगे। ये खुद वो भी जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है, दिन 2 दिन, महीने 2 महीने के मेहमान हैं राजनीति में। वो जाना तय है, उनकी यात्रा लिखी जा चुकी है, उनकी यात्रा तैयार की जा चुकी है। उनकी यात्रा मार्गदर्शक मंडल से होते हुए तिहाड़ तक जाएगी। अब उस यात्रा में वो कब निकलेंगे, ये तय उनको करना है या लोग करेंगे, जो भी हो। लेकिन कम से कम जो सपना वो देना चाहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, वो अप्रैल 2025, वहां तक तो सवाल ही नहीं उठता कि नरेंद्र मोदी राजनीति में भी रहेंगे। उस समय तो वो आराम फरमा रहे होंगे तिहाड़ में। ये तय है, ये निश्चित है। तो वादा करने में क्या हर्ज है। रही बात यूनिफाइड स्कीम की टेक्निकलिटी की, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के दूसरे वादों की तरह, जैसे आपने देखा कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल भी लाए शायद संसद में, कुछ इस तरह का, उसका भी बड़ा ढिढोरा पीटा, ढोल पीटा, लेकिन वो भी 2-5 साल बाद, कभी पता नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद लागू करने वाली बात वादा किया। कहने का मतलब यह है कि कभी नरेंद्र मोदी देना ही नहीं चाहते आम आदमी को, फायदा ही नहीं पहुंचाना चाहते किसानों को, वो जीने ही नहीं देना चाहते उन 80 करोड़ लोगों को जिनके हाथों में भीख का कटोरा थमाया है। वो देश को बर्बाद करने के बाद ही हटना चाहते हैं, ये उनके इरादे हैं। 140 करोड़ बनाम एक सिंगल वन मैन, या 10, 20, 50, 100 और होंगे, वो भी निश्चय ही गुजराती माफिया ही होंगे, जो नरेंद्र मोदी के नजदीकी हैं और जिनको नरेंद्र मोदी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें टॉप पर है अडानी, जिसे आप भी जानते हैं, और उसके नाम से ही नरेंद्र मोदी चर्चित भी हो चुके हैं, मोडानी। तो कहने का मतलब, अब अगर नरेंद्र मोदी झांसा देकर के सोचते हैं कि आने वाले चुनाव में कुछ फायदे हो जाएंगे, तो गलत सोचते हैं। नरेंद्र मोदी अब अगर 20-20 लाख रुपया, जो उन्होंने जुमला जिसे कहा था, जुमले के रूप में इस्तेमाल किया था, अगर वो सच भी कर दें, हर खाते में 20-20 लाख रुपया दे दें, तब भी देश का एक भी आदमी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा। और देश पर सबसे बड़ी चोट नरेंद्र मोदी ने जो की है, वो है अडानी वाद, गुजराती वाद, भाई बंधु वाद नरेंद्र मोदी का, और खास करके नरेंद्र मोदी का खून। मैं नहीं कहता, वही कहते हैं। मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और उनका व्यापार इस देश को तबाह कर चुका है। आगे जितने दिन, जितने क्षण इस देश की गद्दी पर रहेगा, और बर्बाद करता ही रहेगा। देश को बचाने का एकमात्र उपाय है नरेंद्र मोदी से छुटकारा पा लिया जाए। तो मेरे दोस्त, यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक और जुमला है, और वैसे भी उसके लिए अभी डेट और टाइम है, चुनाव होने के बाद इनकार भी कर जाएंगे, या फिर रिव्यू में डाल देंगे, या ऐसे ही पेंडिंग डाल देंगे। वैसे आपको भी पता ही है कि 13 रुपए शक्कर से लेकर फ्री गैस सिलेंडर से लेकर, न जाने कितने झूठ, कितने जुमले, कितने बोलकर चुप हो जाते हैं, शांत, उस पर कोई जवाब नहीं देते। किसानों को, उन किसानों की आय दुगनी कर रहे थे,
किसानों की जमीन छीनने पर लग गए। उसी तरह से कुछ भी जो भी नरेंद्र मोदी ने कहा उसे बर्बाद करने में ही, उसी को ही अपना काम समझते हैं नरेंद्र मोदी। अब आते हैं अंतिम बात, जाते जाते मैंने कहा था कि जाते जाते मैं ये बात आपको बताऊंगा कि आरएसएस का मास्टर प्लान क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटेंगे मोहन भागवत। मेरे दोस्त, ये हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत गुजराती नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, शायद वो मराठी है, कोई और होंगे, जो भी होंगे फिलहाल वो गुजराती नहीं है शायद। वैसे भी आरएसएस के सारे लोग गुजराती नहीं हैं और नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद से, अडानीवाद से, माफियावाद से पूरा देश, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा आरएसएस तिलमिलाया हुआ है, खलबलाया हुआ है, चिड़चिड़ाया हुआ है, न जाने क्या कर बैठे। ये स्थिति में है आरएसएस आज। उसे भारतीय जनता पार्टी को बचाना है। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, ये अंदर की बात है। उसे भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है, उसे अपने संगठन आरएसएस को भी बचाए रखना है और उसे इस देश की सत्ता में काबिज भी रहना है। यह निश्चित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी खुद की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है, विश्वसनीयता को तबाह कर दिया है। वैसे भी राहुल गांधी कहते हैं मंच से चैलेंज करके कि मैंने नरेंद्र मोदी के विश्वास को तोड़ दिया है। खैर, वो कहें ना कहें, यह दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। रही बात आगे, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी वादा किए थे कि 15 अगस्त के बाद के भाषण के बाद मुझे भाषण दे दीजिए। मैंने वादा किया था, कहा था, तो भाषण के बाद हम मार्गदर्शक मंडल में इस्तीफा देकर चले जाएंगे। आगे और एक वादा उधर से, यानी नरेंद्र मोदी से, झूठा वादा, वो वादा नहीं कहते, आरएसएस के कुछ अंदरूनी सूचनाओं के अनुसार कि नरेंद्र मोदी जब 72 या 75 जो भी है पूरा होने वाला है थोड़े सितंबर अक्टूबर में, तो उस समय अपने जन्मदिन के बाद, उनका जन्मदिन भी 2-3 बार हुआ है, वैसे तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है, वो तो अवतार लिए हैं, लेकिन जो ऑफिशियली है, जो बताते हैं लोगों को या जो चुनाव आयोग को दिए हैं, उसके अनुसार वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। ये आश्वासन फिर से दिया है, लेकिन आरएसएस को इस बात का भरोसा नहीं है। आरएसएस ने पक्का प्लान बना लिया है कि वो पहले तो निष्क्रिय रह करके विरोध किया था। आरएसएस ने पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी अगर धोखाधड़ी नहीं किए होते 70-80 सीटों पर, तो आज बैसाखी के बल पे भी सत्ता में नहीं होते। सत्ता में हैं क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी की थी। आगे का प्लान आरएसएस का यह है कि अब सिर्फ पीछे रखना, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए वोट न मांगने तक सीमित अपनी योजनाओं को नहीं रखेंगे। इस बार जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में मोदी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट्स में, इन तीनों राज्यों में आरएसएस नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रचार करेगी। उनको वोट न देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कहेगी, इनडायरेक्टली पहले भी कह चुकी, अब खुलकर कहेगी, या लोगों से भी अपील करेगी कि नरेंद्र मोदी को वोट मत दीजिए। यह प्लान है आरएसएस का, क्योंकि उसे भी विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपना वादा निभाएंगे। कम से कम अपने जन्मदिन के बाद, जब जिस उम्र के लिए को लिहाज से उन्हें जाना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में, वो जाएंगे, उसे भी भरोसा नहीं है। इसीलिए वो इन बाकी 3 राज्यों के चुनाव में खुल करके नरेंद्र मोदी को वोट न देने, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का आह्वान करेगी। आरएसएस का पूरा पक्का प्लान यह है कि अगर नरेंद्र मोदी 4-0 से आउट हो जाते हैं अगले आने वाले चुनाव में, यानी हरियाणा, महाराष्ट्र जो सबसे प्रमुख है, और झारखंड, उधर जम्मू एंड कश्मीर तो हारना ही है, अगर ये चारों जगह से 4-0 पर आउट हो जाते हैं, तब नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया जाएगा, कर देगी
आरएसएस सामने आकर के कि अब आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी इस समय उनकी जो स्थिति है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनका आत्मविश्वास भी डगमगा चुका है। वो साधारण से साधारण चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। और शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही कुछ निर्णय ले। आगे जो चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब में नरेंद्र मोदी से चुनाव प्रचार भी ना करवाए, ऐसे निर्णय आने की संभावना है। वैसे शर्मसार होकर के नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को मार्गदर्शक मंडल में ले जाएं, डालें, ये इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन आरएसएस का इस बार का प्लान जो नरेंद्र मोदी के तख्तापलट का है, यह तो निश्चित है। इसका भरोसा तो मुझे भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपना वादा निभाएंगे, अपने जन्मदिन के बाद कम से कम मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। जाना तो चाहिए, लेकिन शायद न जाए। और शायद उसी शायद की लड़ाई के लिए आरएसएस प्लान बना चुका है कि नरेंद्र मोदी को हटाना ही है। यानी अब नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे, मैं समझता हूं कि जो वादा किया है 2025 में प्रवेश, अपने राजनीति को प्रवेश नहीं करवा पाएंगे, ये तो निश्चित है। और ये अंदर की बात है। खैर, जो हमें समझ में आया, जो सूचनाएं मिली, जिनकी विश्वसनीयता जितनी मेरी समझ में आई, मैंने वो आप तक पहुंचाया। जो भी होगा, वैसे भी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वो कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को स्थापित रखने के लिए, कानून से अपने आप को बचाने के लिए, और जो धन इस देश का ब्लैक मनी चुरा कर रखे हैं उसे खपाने के लिए, उस धन से ऐश करने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यहां तक कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को भी दांव पर लगा सकते हैं। अगर सच मायने में कहा जाए तो अगर किसी से देश को खतरा आज है, वो खुद नरेंद्र मोदी ही हैं।